नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। भूमि अधिग्रहण नहीं होने से प्रदेश से होकर गुजरने वाले 14 नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम पिछले एक साल से अटका हुआ है। 756 किलोमीटर लंबे इन नेशनल हाईवे को यातायात के बढ़ते दबाव के चलते 2 लेन से 4 लेन में बदला जाना है। इसके लिए सड़कों के दोनों ओर कुल 3270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण के लिए कलेक्टरों के खाते में NHARI ने 578 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र भी कर दी है। 200 करोड़ किसानों को मुआवजे के तौर पर दिए भी जा चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की समीक्षा की थी। इसमें मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 14 नेशनल हाईवे का निर्माण भूमि अधिग्रहण में अड़चनें आने से रोकने की बात सामने आई थी। इसी मुद्दे को लेकर भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से बात भी की थी। इस मामले को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लेते हुए NHARI के अधिकारियों को तत्काल मंत्रालय बुलाया और सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं के संबंध में जानकारी ली। इसके तुरंत बाद कलेक्टरों को 3 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। इस अवधि में जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाने वाले अफसरों को इसका वाजिब कारण भी मुख्य सचिव को बताना होगा। ये हिदायत मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने जिले के कलेक्टरों को दी है। इन 14 नेशनल हाईवे को 2 लेन से 4 लेन बनाने में भूतल परिवहन मंत्रालय 14,460 करोड़ की राशि खर्च कर रहा है। प्रदेश से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। पिछले 5 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए अब इनके चौड़ीकरण की ज़रूरत महसूस हो रही है। जिन नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है उनमें सागर बाईपास, इंदौर हरदा, हरदा बैतूल, उज्जैन गरौट, उज्जैन बदनावर, सतना मैहर, बालाघाट गोंदिया, ग्वालियर वेस्टर्न बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण करना है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, अक्सर योजनाओं में देखा गया है कि जो भूमि अधिग्रहण की जो अड़चन आती है, खास तौर से जो जिला प्रशासन की तरफ से ये दिक्कत होती है कि ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है या जहां अधिग्रहण कर लिया गया है तो उसका कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ अभी नेशनल हाईवे की जो 14 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरते हैं उनका 2 लेन से 4 लेन किया जाना है, तो उसमें भी ज़मीन अधिग्रहण की जाना है। उसके लिए नेशनल हाईवे ने पैसा भी जमा करा दिया, उसके बावजूद उसको ज़मीन नहीं मिल पा रही है अभी। तो फिर एक चीफ सेक्रेटरी से बात करी, तो इस मामले में गंभीरता बरतना चाहिए, लेकिन गंभीरता प्रशासन की ओर नहीं बरती जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी सिंचाई का मामला है जी, जब से गडकरी मंत्री बने हैं जी, जितनी बार वो मध्य प्रदेश आए या मैं उनको सुनता हूँ कहीं भी, जी, तो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, ना फंड की कमी है, ना विल पावर की कमी है। जी हाँ, अगर इस पे टाइम पे अपनी योजनाएं ला दें, टाइम पे भूमि अधिग्रहण करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा उमेश जी, चंबल एक्सप्रेसवे की बात हुई थी। जी, चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर के जब भी स्टेट गवर्नमेंट गडकरी के पास गई, उन्होंने कहा भाई हमारा काम तब शुरू होता है जब आप भूमि अधिग्रहण करेंगे। जी हाँ, केवल आप बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जो अधिकारी ऐसे हैं जिनमें लापरवाही है या एक्शन हो सकता, कई बार उनमें जी प्रॉब्लम होती है, जी, जमीन जिसको देना है वो ज्यादा रेट चाहता है, आप रेट सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अब तो मार्केट रेट भी आ गया है, जो अगर जमीन है मार्केट रेट से आपको देना है वो भी समस्या। लेकिन रंजन जी, इसमें एक बात यह है कि फिर क्या सभी जिलों में ऐसी प्रॉब्लम है? आखिर कुछ जिले तो ऐसे होंगे कि जहां नहीं होगी या कुछ जिलों में होगी। जो तो सभी जिलों में बात सामने आ रही है कि इस समय पे जमीन का अधिग्रहण करके नहीं दिया गया। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक्चुअली
जो भी सरकार के अमला है, जो भी अधिकारी हैं, जी इनको समय योजना बनाना है। भाई देखिए, कोई काम अगर नेशनल लेवल पे जी जी आराम से हो जा रहा है और गडकरी का फोकस भी है, जी हाँ तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता है, हर जगह किसान मना कर रहे हैं जमीन, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमको लगता है कि जो अमले कमी हो, जो भी रीजन हो, इस तेजी से ऊपर सोच है गडकरी की कि ये पूरा जाल बिछे रोड का, 4 लेन रोड का, उससे आवागमन बढ़ेगा, जो सामान है उससे उनकी सप्लाई तेज होगी, उससे रेट भी कम होगा, जी हाँ। और किसानों की आय भी बढ़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं रोड से, और रोड पर काफी काम भी हुआ है। लेकिन जहाँ भी अड़चने हैं, उसमें दिक्कत जहाँ आ रही हो, अधिकारी इस पे बैठे, तुरंत एक्शन लें, जनप्रतिनिधियों को उनको विश्वास मिले, गांव के लोग हैं उनको विश्वास मिले, जिनके जमीन उनको विश्वास मिले। ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, हमको लगता है कई बार इसमें व्यवधान आता है, और तरीके से होना चाहिए वो दिखता नहीं, इसलिए कई बार ये सब डिले होता है। लेकिन इसमें रंजन जी क्या होता है कि अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि लेने में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि स्थानीय नागरिक भी उनके संपर्क में होते हैं, लोग भी होते हैं, उनसे कैसे बात की जाना, यदि व्यक्तिगत रुचि ली जाए तो। जी बिल्कुल सही बात, मैं एग्री करता हूँ जी व्यक्तिगत रुचि और एक अवेयरनेस का भी मामला है उमेश जी। जैसे जी हाँ। कोई चीज अगर आप कोई कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को ये समझाना कि रोड आने से लेकिन उनको फायदा है। देखिए, मान लीजिए अगर किसी का, ये नहीं जानता कि किसी का पूरा जमीन चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए कहीं से रोड निकल रहा है, जी हाँ। आसपास आपकी जमीन है, तो रोड डेवलप के निकलने होगी। से नहीं, रोड के निकलने से जमीन का रेट कई गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ हाँ, ये भी एक शक है। जी जी। उस तरीके से समझाना किसानों को या जिनके जमीन है, ये अक्सर होता नहीं है। अगर हम सरकारी तरीके से हम चीज करेंगे, एक सरकारी अमले को भेज दिया हमने, कहा जन होना है, तो अगर इतना संवादहीनता जहाँ रहती है, दिक्कत वहाँ ज्यादा आती है। मुफ्ती यही देखा गया है। तो संवादहीनता खत्म करना, संवाद स्थापित करना, और उनको समझाना कि भाई इससे आपको फायदे क्या है, और क्यों फायदा एक व्यक्तिगत नहीं है, पूरा क्षेत्र, राज्य और देश का फायदा है। जी हाँ। इस लेवल पे काम होता है। रंजन जी जो है, सड़कें जो है वो डेवलपमेंट का बहुत बड़ा अंग है। उससे चाहे उद्योग हो या खेती किसानी की बात हो या और भी सारी दूसरी चीजें हो, सब चीजें जुड़ी हुई है। सबसे सर्वाधिक लाभ सड़कें बनने से सारे क्षेत्रों को होता है। तो जब इस तरह की लेट लतीफी हो रही है, तो कैसे डेवलपमेंट का काम हो पाएगा आगे? जी यही मध्य प्रदेश है, जहाँ हम लोगों ने देखा 2003 में एक सरकार गई बिजली सड़क पाने की वजह से, और दिव्य पर सड़क का ऐसा चस्पा लगा खराब सड़कों का, अभी तक बीजेपी उसका लाभ उठाती है। जब भी चुनाव आता है, जी हाँ। भाजपा का देखिए सड़क नहीं था, बिजली नहीं था। क्योंकि पिछले जो भी चुनाव 2003 के बाद, पिछले 1-1.5 दशक में जो भी चुनाव हुए हैं, उमेश जी अगर आवाज करेंगे, विकास बहुत बड़ा मुद्दा बना है। विकास में रोड भी आता है, बिजली भी आता है, पानी भी आता है, और अगर रोड नहीं है, आपका आवागमन नहीं है, तो ना तो आपको अनाज का दाम मिलेगा, ना तो आपको अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, ना तो अच्छे हॉस्पिटल मिल पाएंगे। और डॉक्टर कई बार नहीं करते हैं, अगर हम जाना चाहें किसी भी, हम रूरल एरिया में अगर हमें इलाज करना है, हॉस्पिटल है, तब कैसे जाएंगे? रोड ही नहीं है। तो पहली जरूरत तो रोड की है। अगर रोड अच्छा है, चुनाव में भी रंजन जी जो है, सड़कें बहुत बड़ा मुद्दा बनती हैं, और जो ग्रामीण जनता है उसको तो ये पता भी नहीं होता कि केंद्र बना रही कि राज्य बना रही, लेकिन उनका तो ये है कि सड़क नहीं है, तो उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ता है लोगों को। मैं बिल्कुल सही बात, आपको याद होगा एक बार चुनाव था जब बीजेपी यहाँ पे थी और सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी। आपको याद होगा प्रभात झा के नेतृत्व में पूरा एक आंदोलन चला था, तब अध्यक्ष थे वो, और उन्होंने जहाँ जहाँ गड्ढे थे नेशनल हाईवे में, उन्होंने पौधा लगाए थे। जी जी जी, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल। उसी तरह से, उसी के तरीके से जो कांग्रेस मतलब कांग्रेस के लोगों ने आज का सरकार में जब देखे सड़क में सिटी में, मतलब भोपाल में जहाँ सड़कें खराब थी, वहाँ पे जाकर उन्होंने पौधे लगाए थे। एक बहुत बड़ा एक तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन कुल मिला के रोड हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। अगर सड़क अच्छी है, आपका उन्नति हुई कहीं भी। मैं कोर्ट पढ़ रहा था उमेश जी, हमारे गडकरी बोल रहे थे, उन्होंने मंत्रालय में कोर्ट बना रखा है। अमेरिका किसी नेता ने बोला है कि रोड जैसे जैसे रोड हमारी अच्छी है, हमारी उन्नति की पंचायत है। जितना अच्छा रोड आपका है, आपको उतनी ही अच्छी उन्नति आपकी होती है। अब रंजन जी, यदि इसी से जुड़ी बात करें अपन कि जब सड़कों के अधिग्रहण में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर ये जो हमेशा सरकारें बात करती है कि औद्योगिक निवेश बढ़ाएंगे,
उद्योगों का निवेश बढ़ेगा तो राज्य की तरक्की होगी। तो जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो उद्योगपतियों को भी दिक्कतें आती होंगी उद्योग लगाने में, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण उनके यहाँ लिए भी होता है। तो सारी चीजें तो प्रशासन को कहीं ना कहीं मुस्तैद तो करना होगा कि इस तरह की दिक्कतें ना आए, इस तरह की लापरवाही ना हो। देखिए, इसलिए जो चीफ सेक्रेटरी के एक नेतृत्व में कमेटी भी रहती है जो प्रोजेक्ट को अपना डिस्कस करती है, प्रोजेक्ट के जो भी उसमें प्रोग्रेस है उसको डिस्कस करती है और जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि कोविड की वजह से हो सकता है कि जो मीटिंग्स होनी चाहिए, जो रिव्यू होना चाहिए प्रोग्रेस का, उतना नहीं हो पाया, लेकिन कोविड के वजह से हम काम रुकेगा, बहुत दिक्कत आएगी। अब समय आ गया है, कोविड ने कहीं रोका है तो जाहिर का मीटिंग तेज करिए, अब जल्दी रिव्यू कीजिए, लोगों के बीच जाइए, बात करिए और समस्या का समाधान कीजिए। बहुत कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो समस्या का समाधान बात से ना हो पाए या हो पाए। तो मुझे लगता है कि दिशा में सरकार काम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो या फिर नगर निगम की सड़क हो, परेशान तो जनता ही होती है। तो नहीं देखती कि नेशनल हाईवे दिक्कत कौन बना रहा है, वो तो सरकार को देखती है और अपने आप को देखती है। सारा प्रोग्रेस इससे जुड़ा हुआ है। रंजन जी, इससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बाबूराज जो है, हमेशा से चर्चा होती है कि बाबूराज हावी है, तो अब तो डेवलपमेंट के कामों में भी ऐसा दिखने लगा है कि बाबूराज हावी है, हालांकि पहले भी था, उसमें कहीं कोई वो नहीं हो रही कि कोई सुधार आए या कहीं कोई दिखे कि कुछ बदलाव हुआ है। बाबूराज आज भी कायम है। इसमें एक और रीजन है जो मैं देखता हूँ जी, पिछले 10-20 सालों में जो मैंने कहा विकास से बड़ा मुद्दा बना है। ठीक है, पहले जाति संप्रदाय के नाम प्रति होता है, लेकिन अब विकास के मुद्दे के बिना चुनाव कोई नहीं लड़ सकता। हर चुनाव का होता है। दूसरा क्या चीज हुई है मेरे जी, हर अधिकारी में देखता हूँ, आपने बल्लभ देखा होगा, आप कवर करते हैं, बहुत बुरी काफी अच्छी तरह कवर करते हैं जी। और तो एक बुरा एक पूरे सपने की तरह जो है, जो हमारे अधिकारी हैं उनको डराता रहता है कि हमने कोई अगर डिसीजन लिया एक्शन तो नहीं होगा। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है, जो जनता की बात होती है, बहुत डर है हमारे अधिकारियों में। जो पिछले कुछ समय देखे कोई गलत करेगा तो एक्शन होगा, अभी उसका कोई गलत कर रहा है, अगर आप सही करें तो एक्शन क्यों होगा, नहीं आपके खिलाफ होगा, लेकिन एक डर है अधिकारियों के। जबकि रंजन जी, सरकार आएगी, रंजन जी, जबकि जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो सर्वोच्च पद पे होते हैं, नियम बनाना, निर्णय लेना, सारा कुछ इनके हाथ में होता है, नीति का निर्धारण करना भी। तो यदि कोई चीज नीति के इसमें नहीं है लेकिन उससे जनता का फायदा हो सकता है या डेवलपमेंट का काम हो सकता है, किसी का नुकसान नहीं है, तो नीति बदली भी जा सकती है और वो सब उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे पूरे एग्री करता हूं। हमने कहा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि वो डर बैठा दिया जाता है। अधिकारी डर समय हुआ कि कोई अगर अपने डिसीजन अपने पार्ट पे लिया तो उससे आपके खिलाफ बाद में कभी दूसरी सरकार आएगी तो उस पर एक्शन ले सकते। तो होता क्या है, हर अधिकारी कोशिश करता है कि फाइल को दूसरे अधिकारी के पास टाल देता है कि उसके कार्यकाल में वो पेंडिंग रहे, बाद में देखा जाएगा। हाँ, और आपको याद होगा कि महिला बाल विकास में उनके महिलाओं के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए मोबाइल फोन लेना था, 4 बार टेंडर हुआ, 4 बार, फिर भी नहीं लिया सका था। नहीं, यही हाल रंजन जी नियुक्तियों का भी है, जो खाली पद पड़े उन पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं कि हम विवादों में ना फंसे, तो अधिकारी निकालते नहीं है उनकी पद। बिल्कुल सही बात है। तो ये डर को सरकार को ही खत्म करना पड़ेगा। कई बार जो सीएम बोलते हैं या आप एक्शन लो, आप डिसीजन लो, आपको बचाया जाएगा, कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो कहीं न कहीं गलती की भी गुंजाइश रहती होनी चाहिए। लेकिन तो गलती की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन नहीं कोई खराब है तो अधिकारी को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो लगता है कि अधिकारी, रंजन जी ये सही कहा आपने कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं उनको व्यक्तिगत रुचि लेना चाहिए, तभी ये सब काम होंगे। और जो डर की भावना नीचे के अफसरों में वो भर देते हैं कि कहीं इंक्वायरी हो जाएगी या आपके रिकवरी होगी, तो इस बात से छोटे अफसर निर्णय नहीं ले पाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि आला अफसर जो हैं वो सब नीचे भी सहयोग बना के चलें, जिससे कि डेवलपमेंट के कामों में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना में मिलने वाले फंड का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल जिलों में नहीं हो पा रहा। इस वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे कार्यों के लिए आवंटित राशि में से
50% पैसा ही खर्च हुआ है। पिछले साल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी अधोसंरचना विकास और वाटरशेड निर्माण पर ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, बावजूद इसके आवंटित बजट का 100% भी राशि खर्च जिले नहीं कर पाए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 50% राशि पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का विकास, वृद्धजन और निःशक्त कल्याण, कौशल विकास तथा स्वच्छता पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। यह राशि सीधे केंद्र सरकार से जिलों को आवंटित की जाती है और इस राशि का उपयोग करने प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट बनाए गए हैं। इसी तरह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सिंचाई, ऊर्जा तथा वाटरशेड निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए केंद्र से 60% फंड मिलता है, जबकि 40% राशि जिला खनिज कल्याण योजना से खर्च की जाती है। वैसे पिछले साल जिलों को 494 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 398 करोड़ रुपए की राशि ही खर्च हो सकी। कई योजनाओं में बजट से ज़्यादा खर्च कर दी गई। खनिज विभाग की अफसरों का ये मनमाना रवैया है। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना में 2 तरह से फंड उपलब्ध होता है। केंद्र से राशि सीधे जिलों को आवंटित की जाती है, इसलिए पता ही नहीं चल पाता कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ और कितना पैसा नहीं खर्च हुआ, क्योंकि जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट बना हुआ है। सभी निर्णय जिला स्तर पर लिए जाते हैं। पीएम खनिज फंड से शिक्षा और कौशल पर 50% राशि जो है वो खर्च ही नहीं हो पाई है जिलों में। ये राशि अधोसंरचना और वाटरशेड पर ज़्यादा खर्च कर दी गई, जबकि दूसरे जो और ज़रूरी मद थे उन पर खर्च नहीं की गई। राज्य सरकार का कहना है कि चूँकि केंद्र सरकार सीधे राशि जिलों को आवंटित कर रही है, इसमें ये गफलत होती है। जो केंद्र सरकार के इस फंड की राशि है वो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बना हुआ ट्रस्ट राशि खर्च करने का निर्णय लेता है। जिला स्तर पर लिए गए जा रहे निर्णयों की खनिज विभाग को जानकारी नहीं है, चूँकि राशि पूरी जिले में ही केंद्र सरकार के द्वारा भेजी जाती है। ये केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि जो खनिज से राशि आती है उसमें से एक निश्चित फंड संबंधित जिले को डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मनरेगा की राशि न केवल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने में इस्तेमाल हो रही है, बल्कि मनरेगा की राशि स्कूली बच्चों के भी खूब काम आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा की राशि का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के लिए मनरेगा के ही स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनवाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्याह्न भोजन के लिए हरी और ताज़ी सब्जियां मिल सके, इसके वास्ते सभी सरकारी स्कूलों में माँ की बगिया पोषण वाटिका के नाम से तैयार करवा रहा है। इसको तैयार करने और देखरेख के वास्ते मनरेगा के कन्वर्जेंस से राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में 1,14,970 स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनता है। इन स्कूलों में 60,31,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। अब इन सभी स्कूलों में माँ की बगिया पोषण वाटिका साकार रूप लेगी। इधर प्रदेश के 14,523 स्कूलों में प्रारंभिक तौर पर मनरेगा की राशि से डाइनिंग हॉल बनवाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 751 स्कूलों में डाइनिंग हॉल का काम भी पूरा हो चुका है। डाइनिंग हॉल बनवाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि स्कूली बच्चे एक स्थान पर भोजन करेंगे, जिससे सामाजिक सद्भाव का माहौल बनेगा और समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को समाप्त किया जा सकेगा। इन सभी उपायों से स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट भी घटने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मनरेगा की जो राशि है उससे मजदूरों को तो रोजगार दिया ही जाएगा, उसके अलावा उससे दूसरे काम भी कराए जाएंगे, जिससे सर्वप्रथम बच्चों को स्कूल में जो मध्याह्न भोजन परोसा जाता है उससे जुड़े हुए कुछ काम मनरेगा की राशि से कराए जा रहे हैं, जिसमें उनको डाइनिंग हॉल बनवाया जा रहा है। डाइनिंग हॉल में बैठ के वो एक साथ भोजन करेंगे। अब उनको ताज़ी सब्जियां मिल सके, इसके वास्ते माँ की बगिया जो पोषण वाटिका है उसको बनवाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश में इस समय 1,14,970 स्कूलों में
ये माँ की बगिया बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। प्रदेश में 60,31,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। सरकार का ये एक अच्छा प्रयास है, जिससे स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा और बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, उनको पढ़ाई में वो रुचि लेंगे। मध्याह्न भोजन एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण बना हुआ है। अब बात करेंगे एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सूबे के एक जिले में अफसरों के मजे ही मजे हैं। इनका काम और मनोरंजन एक साथ होता है। इन अधिकारियों को कलेक्टर साहब से जब भी कोई काम करवाना हो या फिर फाइल पर चिड़िया बैठवाना हो तो वे कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंच जाते हैं। अधिकारियों के सभी काम हो जाते हैं। वैसे कलेक्टर साहब ईमानदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि रिश्वतखोरी के मामले में उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कलेक्टर साहब की पत्नी सिंगर है और कलेक्टर साहब को उनकी गायकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई मैडम की गायकी को लेकर तारीफ़ करता है तो कलेक्टर साहब गदगद हो जाते हैं। ज़िले के अफसरों को जब भी कोई काम होता है तो वे शाम को दफ्तर के समय के बाद साहब के बंगले पहुंच जाते हैं। पहले मैडम से गाना सुनते हैं और बाद में गायकी की जमकर तारीफ़ करते हैं। इसी बीच साहब के सामने फ़ाइल रख देते हैं। गाना सुनते सुनते साहब फाइल पर चिड़िया भी बैठा देते हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि कलेक्टर साहब फिलहाल चंबल क्षेत्र के एक ज़िले में पदस्थ हैं। एक समय में उस ज़िले की डकैत प्रभावित क्षेत्रों में गिनती होती थी। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।